हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार। उसके सेकंड वीडियो में अरबों का आक्रमण, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो तुर्क में हम लोगों ने अभी तक महमूद गजनवी को पढ़ लिया है। ठीक है, महमूद गजनवी को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को। किसको पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। लेकिन गोरी को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। ठीक है, ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पे ही हमारा ऐप है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जा करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दूसरी चीज, जो ये ऐप है यहाँ पर आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एसएसटी और मैथ, ठीक है, एसएसटी और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट के वीडियोस आपको पेड कोर्स के तौर पे प्रोवाइड वहां पर किए गए हैं। अगर आप चाहें तो जा करके इसको वहां से ले सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी ले सकते हैं, और इसका कॉम्बो कोर्स भी वहां पे मौजूद है। ठीक है, दूसरी चीज, फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे जितनी भी चीजें हमारे यूट्यूब पर चलती हैं वो सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ में आपके सेमेस्टर के बुक्स भी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें भी जा करके आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, आप जा करके हमारे ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे इसको फ्री आप कॉस्ट ले सकते हैं। आपको इसके लिए एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। और जो हमारा ऐप है इसके ऊपर 1 जून से, ठीक है, 1 जून से टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, और वहां पर आपको सारी चीजें, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको हमारा वहां पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। बाकी का जो है, इस ऐप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप इस ऐप तक आराम से जा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ने के लिए आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को। ठीक है, मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। तो गोरी को पढ़ने से पहले इसका हम एक बैकग्राउंड, मतलब एक तरीके से जान लेते हैं कि ये कहाँ का निवासी था, भारत में कब आया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहला चीज आप जानिए, जो मोहम्मद गोरी था, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी था वो गोर प्रदेश का, कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान में गोर नामक स्थान है वहां का था। ठीक है, गोर नामक स्थान से ही रिलेट करता था, गोर नामक स्थान से संबंधित। ठीक है, ये गोर कहाँ पड़ता है? तो ये गोर पड़ता था अफगानिस्तान में पड़ता था। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे जो मोहम्मद गोरी है ये गजनी पर 1173-74 में अधिकार कर लेता है। गजनी प्रदेश में ये क्या करता है? अधिकार कर लेता है। लेकिन अगर आपसे निवासी पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी कहाँ का निवासी था, तो आप लोग याद रखेंगे गोर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद गोरी कहाँ का निवासी था? तो गोर प्रदेश का निवासी था। ठीक, जो भारत पर इसका पहला आक्रमण है, भारत पर पहला इसका आक्रमण अगर हम देखें तो इसका पहला आक्रमण पहला आक्रमण भारत पर कहाँ करता है? तो 1175 ईस्वी में करता है। 1175 ईस्वी में करता है, और वो जगह का नाम रहता है मुल्तान। क्या नाम रहता है? मुल्तान। मुल्तान पर मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होता है, और दूसरा आक्रमण जो इसका होता है, ठीक है, मुल्तान पर इसका पहला आक्रमण होता है। मुल्तान पर विजय के बाद ये क्या करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। तो आप लोग याद रखेंगे दूसरा आक्रमण कहाँ करता है? दूसरा आक्रमण ये करता है गुजरात पर।
तो गुजरात में कब करता है? 1178 ईस्वी पे ये गुजरात पर आक्रमण करता है। और उस समय वो गुजरात के जो शासक होते हैं, गुजरात के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय। और इनका आपको दूसरा नाम मिल जाएगा मूलराज। क्या मिलेगा? मूलराज। ठीक है, तो दूसरा आक्रमण के समय क्या होता है कि जो शासक थे भीम द्वितीय, इनकी माता थी, नायिका देवी। ठीक है, इनकी माता क्या थी? नायिका देवी थी, जो इनकी संरक्षक के रूप में, जो शासक थे भीम द्वितीय के संरक्षक के रूप में, एक तरीके से कह सकते हैं वो देखभाल कर रही थी। ठीक है, उनसे क्या होता है कि आबू पर्वत के निकट इस युद्ध में उसका क्या हो जाता है? हार हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में उसका हार हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि भारत में गोरी की प्रथम पराजय कब हुआ था? गुजरात आक्रमण में हुआ था। ऐसे लिखिए, गुजरात आक्रमण में हुआ। ठीक है, देखिए जब पहला आक्रमण वो मुल्तान पे किया तो वो जीत जाता है, लेकिन जब दूसरा आक्रमण वो करता है तो दूसरे आक्रमण में मोहम्मद गोरी जो होता है, मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। इसी की वजह से मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से डर जाता है और वो युद्ध करने का अपना रास्ता ही बदल देता है। ठीक है, आक्रमण करने का और रास्ता ही बदल देता है। तो उसने क्या किया कि आक्रमण करने के लिए उसने पंजाब वाले बेल्ट को देखा। ठीक है, तो 1190 में वो क्या करता है? 1190 में संपूर्ण पंजाब पर वो विजय कर लेता है। संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गोरी विजय कर लेता है। ठीक है, 1190 में संपूर्ण कह सकते हैं कि जो भारत का आपको दिखाई पड़ेगा पंजाब वाला बेल्ट, उस पूरे पंजाब वाले बेल्ट पर क्या कर लेता है? वह विजय कर लेता है। ठीक है, इसके पहले वाले स्लाइड में आ जाते हैं हम एक बार फिर से। ये जो युद्ध हम आपको बताए हैं, जो दूसरा आक्रमण हम बताए हैं गुजरात में, ठीक है, इस युद्ध को क्या कहते थे? इसको हम कायदरा का युद्ध कहते थे। ठीक है, किस युद्ध के नाम से जानते हैं? कायदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज भूलिएगा नहीं, ये पूछा जाता है कि किस युद्ध में मोहम्मद गोरी का पहली बार हार हुआ था भारत में? तो आप लोग याद रखेंगे कायदरा के युद्ध में हुआ था। और कायदरा का युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था वो गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें हो गई। आ जाते हैं अब हम तराइन युद्ध के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम देखें 1190 तक वो क्या करता है? संपूर्ण एक तरीके से पंजाब वाले बेल्ट में क्या कर लेता है? विजय कर लेता है। ठीक, अब जब ये पंजाब में विजय कर लेता है तो इसका जो सीमा था, ठीक है, पंजाब का जब आप सीमा देखेंगे ना, पंजाब मान लीजिए ये वाला ऐसे आप बनाइए भारत। ठीक है, भारत बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पंजाब। ठीक है, पंजाब मिलेगा। पंजाब का जो बेल्ट है ये दिल्ली से टच करता है। ठीक है, दिल्ली से और अजमेर से। ठीक है, ये उस टाइम पे इस तरीके से बना होता था, इस तरह से उसको टच करता था। तो क्या था कि जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, तो इस समय दिल्ली और अजमेर के शासक कौन थे? इस समय दिल्ली और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ये बहुत पूछा जाता है कि ये कौन से पृथ्वीराज चौहान थे? तो ये तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, कौन से पृथ्वीराज चौहान थे? तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। तो अब बताइए, ये पंजाब वाले बेल्ट को पूरी तरीके से विजय कर लिया है, तो दिल्ली और अजमेर पे भी आना चाहेगा। तो जब वो दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण करना चाहा, तो जो वहां के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ मोहम्मद गोरी का क्या होता है? तराइन का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध होता है। तो चलिए तराइन का युद्ध देखते हैं। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ था तराइन का? हम इसको देख लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसको देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का
प्रथम युद्ध, ये कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में हुआ था। और इस टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, पहले लिख लीजिए किसके किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ गोरी था। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें गोरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस टाइम पे ऐसा कंडीशन रहता है कि गोरी नीचे रहता है और ऊपर से पृथ्वीराज चौहान उनके गले के ऊपर तलवार रखे रहते हैं। चाहे होते तो वो उनकी हत्या कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको छोड़ देते। वो जान बचा करके मोहम्मद गोरी वहां से भाग जाता है, जिसका परिणाम बाद में फिर से देखने के लिए मिलता है, और ये बहुत ही भयानक होता है पृथ्वीराज चौहान के लिए। एक बार फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस बार जो मोहम्मद गोरी होता है वो अपने सेना के साथ पूरा तैयार आता है। अगर तराइन के प्रथम युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी होती तो शायद ये द्वितीय युद्ध का नौबत नहीं आता, और ना ही पूरी तरीके से भारत जो बाद में अरबों तुर्कों से भर गया वो शायद मुश्किल होता। कुछ टाइम बाद होता या नहीं होता वो पता नहीं क्या होता, लेकिन जो कह सकते हैं गोरी है तो गोरी तो बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। देखिए, जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे कह सकते हैं कि राजा महाराजा हुए ना, कहीं ना कहीं उनके दयालु होने का हमें भारी कीमत चुकाना पड़ा। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे विलियम हॉकिंस आते हैं, थॉमस रो आते हैं, वो उनसे पत्र प्राप्त कर लेते हैं भारत पे एक तरीके से व्यापार करने का। अब व्यापार करने वाले धीरे धीरे राज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये चीजें जैसे विदेशियों के ऊपर हमारा विश्वास जो है, ये विश्वास कर लेना हमारे लिए घातक सिद्ध हो गया। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गोरी का अगला टारगेट क्या रहता है? तो जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद जो मोहम्मद गोरी होता है उसका अगला टारगेट क्या होता है? तो उसको हम देखते हैं। अगला टारगेट आपको मिलेगा जयचंद। ठीक है, जयचंद मिलेंगे। तो 1194 में क्या होता है? 1194 में जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को एक तरीके से 92 में हरा चुका होता है, उसके बाद 1194 में जो कन्नौज के राजा होते हैं, ठीक है, कन्नौज कन्नौज के राजा जयचंद, ठीक है, कन्नौज के राजा कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर नामक स्थान पे हरा देता है। ठीक है, चंदावर नामक स्थान पे पराजित करता है। चंदावर नामक स्थान पर पराजित करता है। ठीक है, तो चंदावर नामक स्थान पे पराजित करता है, तो इसीलिए इसको हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? चंदावर का युद्ध कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1194 में। किसके किसके बीच में हुआ था? राजा जयचंद के बीच में, और दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी था। ठीक है, बाद में क्या होता है कि गोरी का एक तरीके से भारत में धीरे धीरे पूरी तरीके से उसका विस्तार होने लगता है। भारत में उसका बहुत बड़ा कह सकते हैं अभियान चलता है। ठीक है, अब क्या होता है, फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि जब मोहम्मद गोरी ने पूरे भारत पे एक तरीके से कह सकते हैं कि राज्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, पूरे भारत में उसका राज्य हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जो मोहम्मद गोरी है, 1206 में एक जनजाति होती है, खोखर जनजाति आपको कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, खोखर जनजाति, इनके विरुद्ध में उसका एक अभियान रहता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। 1206 में खोखर
जनजाति के युद्ध के समय, युद्ध के समय गोरी की मृत्यु हो जाती है, गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, खोंकर जनजाति से वो युद्ध करता है और युद्ध के टाइम पे उसे एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो खोंकर जनजाति थे उन्होंने उन्होंने गोरी को पराजित करने के लिए एक विशेष भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो भारत में तुर्क साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, मुहम्मद गोरी को जाता है। क्योंकि अभी जब हम गजनवी पढ़े तो गजनवी भारत में आक्रमण किया, लूटा और चला गया, लेकिन ये पूरी तरीके से उत्तर भारत पे कवर कर लेता है। तो तुर्क साम्राज्य को भारत में स्थापित करने का श्रेय, भारत में स्थापित करने का श्रेय मुहम्मद गोरी को जाता है, मुहम्मद गोरी को जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी क्या करता है, भारत में तुर्कों का एक तरीके से साम्राज्य स्थापित करता है। गोरी निसंतान था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने कई दासों को जो पाला था वो कह सकते हैं बहुत उसके खास थे। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहते हैं, गोरी ने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी जो जैसे नसरुद्दीन कुबाचा, बख्तियार खिलजी, इन सबको वो क्या करता है, अपने विजित प्रदेशों को बांट दिया रहता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं बाद में वो क्या करता है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, गोरी अपने विजित प्रदेशों को, अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलामों में बांट देता है, अपने गुलामों में बांट देता है, बांट देता है, जिसमें जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। बाद में देखेंगे बख्तियार खिलजी जो रहता है, तो बख्तियार खिलजी ये भी गोरी का ही दास रहता है, जो बाद में क्या करता है, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला आदि को जला देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए। गोरी का गुलाम, गोरी का गुलाम बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जो तुर्क थे भारत में, उनके जीत के कई कारण थे, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कि जो भारतीय राजा थे उनमें एकता नहीं थी। ठीक है, उनमें एकता नहीं थी, भारतीय राजाओं में एकता नहीं थी। ठीक, भारतीय राजाओं में एकता की कमी, एकता की कमी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि तुर्क जो थे, तुर्क कुशल
कुशल तीरबाजी जानते थे, तीरबाजी जानते थे। और भी आपको मिल जाएगा कि उनके पास अच्छे किस्म के घोड़े थे। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कि भारत में तुर्कों का विजय होने के कारण। ठीक है, तो ऐसे कुछ कारण थे जिसके कारण तुर्क जो थे वो भारत में विजित हो गए। ठीक है, बाद में क्या होता है, अब हम जब अगला वीडियो अपने देखेंगे तो अगले वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, जिसको हम दास वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। ठीक है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, ये सारी चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस्लाम धर्म का संस्थापक, इस्लाम धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, प्रथम तुर्क साम्राज्य किसने भारत में स्थापित किया, किसने भारत में स्थापित किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने पूछा, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। आई थिंक आपको पूरा इस्लाम धर्म के उदय से लेकर के कैसे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, कैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग 5 दिन मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम लोग 5 दिन जो मेड्यूल हिस्ट्री हमारी चल रही है, वनडे एग्जाम के लेवल से हम इसको देखेंगे। बाकी सैटरडे को हमारा मैपिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब हम पहले वर्ड मैपिंग करेंगे, फिर हम इंडिया का मैपिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ी पहला ही प्रॉब्लम होता है कि उनको मैपिंग करने नहीं आता। और आप ज्योग्राफी पढ़े उसके पहले पूरी मैपिंग आप देख लीजिएगा, ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो आपको। ठीक है, और संडे को जो है, संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, तो आप भी उसको प्लेलिस्ट में जा करके उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाकर के सारी चीजें फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे देख सकते हैं। चलिए, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।